भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट्स। भाषा, लैंग्वेज भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। हरलॉक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। हरलॉक, भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है। भाषा व्यापक संप्रत्यय है, वाणी भाषा का एक माध्यम है। बालकों में भाषा का विकास। बालक के विकास में विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। भाषा के भाग। अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है स्वनिम, जिसे इंग्लिश में फोनिम कहते हैं। PHONEME, फोनिम। यह ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई फोनिम है, जिसे स्वनिम कहते हैं। स्वनिम, जिनको अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो ये उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, त इत्यादि। ये सब फोनिम है, यानी जो अक्षर हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है उसे फोनिम कहते हैं। स्वनिम और फोनिम दोनों एक ही हैं। दूसरा है रूपिम, मॉर्फम, मॉर्फेम। रूपिम यानी मॉर्फम। रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देता है। बौद्धिक विकास पूर्ण ना होने के कारण वह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इनका स्वयं में भी अर्थ है। इसको रूपिम, मॉर्फेम बोलते हैं। तीसरा है वाक्य विन्यास। रूफिम यानी मॉर्फेम का एक उदाहरण है, जैसे अच्छा, आना, तबला, आँख, यानी 2-3 शब्द का वर्ड। तीसरा है वाक्य विन्यास। सिंटैक्टिकली भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना से, अर्थात कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हर शब्द को क्रमिक रूप से रखा जाता है। उदाहरण, रमेश खाना खा रहा है। इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी हो रही है। इस वाक्य के सभी शब्द क्रम में हैं। यदि हम लिखते हैं कि खाना रमेश खा रहा है तो यह वाक्य क्रम में न होने के कारण गलत है। चौथा है अर्थ, सिमैटिक, अर्थ विन्यास, सिमैटिक। जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रमेश कॉफ़ी पीता है। इस वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रमेश कॉफ़ी खाता है, क्योंकि कॉफ़ी को खाया नहीं, पिया जाता है। तो ये सारे भाषा के भाग थे। स्वनिम, फोनिम, रूपिम यानी मॉर्फेम, तीसरा सिंटैक्टली वाक्य विन्यास, चौथा सिमेटिक अर्थ विन्यास। अब भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था।
इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की कोशिश तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। रोने चिल्लाने की कोशिशों के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वयं द्वारा उत्पन्न एवं प्राकृतिक होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा कोशिश शुरू हो जाती है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। बालक कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। इनके द्वारा स्वरों जैसे अ, दीर्घई, हर्षऊ, ए इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव, एक्सप्रेशन तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में वे प्राय 1-2 स्वर व्यंजन ध्वनियाँ निकालकर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव तथा कोशिशों से करते दिखाई देते हैं। भाषा सीखने के विभिन्न साधन। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के अनेक साधन बताए हैं जो इस प्रकार हैं। कहानी सुनना, स्टोरी लिसनिंग। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से कहानियाँ सुनता है, जिनकी सहायता से वो बोलना सीखता है। क्वेश्चनेरिया, प्रश्नोत्तर के द्वारा। बालक स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिन्हें वह अपने घर में रहने वाले सदस्यों से पूछता है तथा उनसे उत्तर पाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा का भी विकास होता है। तीसरा है अनुकरण, इमिटेशन। इसका अर्थ होता है नकल करना होता है। बालक अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए वाक्य का अनुकरण करता है तथा इस माध्यम से वह अपनी भाषा का विकास करता है। बातचीत, कन्वर्जेशन। बातचीत के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। भाषा का महत्व। भाषा का क्या क्या महत्व है? हम लोगों ने भाषा के भाग पढ़े, स्वनिम, रूपीम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। उसके बाद भाषा की प्रारंभिक अवस्था, उसके बाद भाषा सीखने के विभिन्न साधन जैसे कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के द्वारा अनुकरण और बातचीत। अब है भाषा का महत्व। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स और एंड डिज़ायर। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उससे संबंधित समाधान प्राप्त करता है। दूसरा है ध्यान को आकर्षित करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। फॉर सीकिंग अटेंशन। सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछकर, कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा है सामाजिक संबंध के लिए, फॉर सोशल रिलेशन। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज में से कम अंतर्क्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। चौथा है सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर सोशल इवोल्यूशन। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। पांचवा है शैक्षिक उपलब्धि का महत्व। भाषा के माध्यम से शैक्षिक उपलब्धि का भी महत्व है भाषा के
भाषा के थ्रू इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए, फॉर अफेक्टिंग अदर्स आइडियाज़। जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। भाषा का महत्व, इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड डिजायर। उसके बाद ध्यान को आकर्षित करने के लिए, फॉर सीकिंग अटेंशन। सामाजिक संबंध के लिए, फॉर सोशल रिलेशन। सामाजिक मूल्यांकन के लिए, इम्पोर्टेंस फॉर सोशल इवोल्यूशन। शैक्षिक उपलब्धि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए, फॉर अफेक्टिंग अदर्स आइडियाज़। अब भाषा विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। बेंडूरा का सिद्धांत। बेंड्यूरा ने अपनी सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बालकों को जिस प्रकार का वाक्य एवं शब्द सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। एल्बर्ट बेंडूरा ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रतिरूपण, मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बेंडूरा ने अनुकरण, सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बल दिया, बेंडूरा का सिद्धांत। उसके बाद है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता, मैच्योरिटी का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो बालक पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन, कंडीशनल या साहचर्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। चौथा है अनुकरण का सिद्धांत। जैपनीज, सरली, कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। पांचवा है चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण करते हैं। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। तो भाषा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा विकास के सिद्धांत, बेंडूरा का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण।
सबसे पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के विकास की गति उतनी तीव्र होती है। दूसरा है इंटेलिजेंस। हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वालों से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये भी भाषा को प्रभावित करते हैं। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। बालकों की भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी सामाजिक अंतःक्रिया, माता पिता, सहयोगियों, मित्र एवं उनकी देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सोचते एवं सुनते हैं। इस प्रकार से वे नए शब्दों का संग्रह करते हैं। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। परिवार का आकार, साइज ऑफ फैमिली, ये भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। साइज ऑफ फैमिली। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चों के प्रशिक्षण में उनसे बातचीत के जरिए अधिक ध्यान देते हैं। दूसरा है बहुजन्म, मल्टी बर्थ। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती है तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। उसके बाद छठा कारक है द्विभाषावाद, बायलिंगुअलिज्म। यदि द्विभाषी परिवार है, उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो, तो ऐसे में बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। वह दो भाषा बोलना सीख लेता है। तीसरा है संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। जिन बच्चों के संवेगों या भावों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। आठवां है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। फुर्तीले, चुस्त, एक्टिव और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है। नौवां है प्रशिक्षण विधि, ट्रेनिंग मेथड। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यावहारिक रूप से ना किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। भाषा के कौन कौन से विकार हैं? यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं, उसमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट स्वभाव के हो जाते हैं। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ध्वनि परिवर्तन, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना। समस्या समाधान के लिए चिंतन इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। मान लीजिए कि आप अपने नए विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए अपने घर से विद्यालय तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके चयन को कई कारक निर्देशित कर सकते हैं, जैसे सड़क की दिशा, स्कूल का समय, यातायात का घनत्व, सड़क पर चलते हुए सुरक्षा इत्यादि। अंततः इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं। इसलिए इस जैसी साधारण सी समस्या के लिए भी चिंतन आवश्यक है। समस्या का समाधान हमारे पर्यावरण एवं पूर्व अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता है। उसके बाद है चिंतन, थॉट,
एक ऐसी गतिविधि है थॉट एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की क्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है तथा मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। तो संकल्पना क्या है? संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट्स चिंतन का एक मुख्य तत्व है। संकल्पनाएं वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव जैसे क्रोध, भय तथा दो या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है। संकल्पनाएं ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करती है। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप से धारण करने की शक्ति होती है। उसके बाद चिंतन के जो प्रमुख मानसिक संरचनाएं हैं वो है एक दूसरा तर्क आर्ग्यूमेंट्स किसी भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है। तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं व निर्णय लिए जाते हैं। तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तर्क दो प्रकार का होता है, निगमन और आगमन। निगमन तर्क से हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के होते हैं। वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति, कुछ घटनाओं के आधार पर सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं तर्क पर जो तर्क पर बल देते हैं। एक और है सृजनात्मक चिंतन। क्रिएटिव थॉट क्या है? चिंतन की एक नवीनतम तकनीक है। यह बालकों में किसी विषय तथा तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। इसे अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देती है। सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन पर, डाइवर्जेंट चिंतन पर आधारित होता है। अब है क्वेश्चन आंसर। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। दूसरा, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। तीसरा, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। चौथा, उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे। ये गलत हो जाए। तीसरा, उसके साथी से ज्ञात करने, ये भी गलत। उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। एक या दो हो सकता है, मेरे ख्याल से दो। एक का दो ही होगा, यानी बच्चे को उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। 200 तो एक का दूसरा सही होगा। वह नित्य गाने की कसरत करता है।
वाक्य वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य दोनों की अर्थ विज्ञान दोनों की दृष्टि से गलत है। नित्य गाने की कसरत करता है, ये हो जाएगा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन इसका दो का एक हो जाएगा, सही है। यानी इसमें अर्थ ठीक है, अर्थ विन्यास ठीक, वाक्य विन्यास सही है, पहले कर्ता फिर कर्म आया है फिर क्रिया हो रही है, लेकिन अर्थ सही नहीं है। वह नित्य गाने की कसरत नहीं, वह नित्य गाने की अभ्यास करती है, वह नित्य गाने का अभ्यास करता है। कौन से युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। वाइगोत्स्की भाषा विचार पर आधारित, पियाजे भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा और प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, भाषा विचार पर आधारित है, ये तो सही होगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक, मेरे ख्याल से भाषा वातावरण में एक उद्दीपक, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, एक गलत हो जाएगा। तीन का तीन गलत है। भाषा विचार पर आधारित है, सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा विचार पर आधारित, तीन हो जाएगा। तीन का तीन आंसर हो जाएगा। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था, वाक्य विन्यास की दृष्टि से दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। अर्थ विज्ञान तथा वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही, चार का दो हो जाएगा। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य संरचना गलत है इसका, तो दो आंसर हो जाएगा चार का। पाँच का वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो क्या कहलाता है? वाक्य की सार्थक, तो वो कहलाता है वाक्यांश, जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ, वाक्यांश कहलाता है। पाँच का दो। एक रूपी मानी मॉर्फेम कहलाता है, जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का, एक या अधिक, जैसे आना, खाना, ये सब लाना। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई रूपीम हो जाएगा, जिसमें अर्थ भी हो तो ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से। छः का एक हो जाएगा। कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगीय भिन्नता, परिपक्वता, ये सभी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आठवां है कौन सी एक भाषा दोष विकास से संबंधित नहीं है? अस्पष्ट उच्चारण भाषा दोष विकास से संबंधित नहीं है। आठ का चार, तो ये सही हो गया।